हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइंस में फिजिक्स का टॉपिक लाइट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। ये प्रश्न जो है टोटल 30 रहेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी MCQ, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो जिसको हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे लाइट के चैप्टर को नहीं देख पाए हैं, वो जा कर के एक बार देख करके आएँ। टेस्ट बनाने से पहले उसको देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप सभी क्वेश्चंस बना पाएंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से जितने भी नए नए वीडियोज़ हम डालते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है दोस्तों, जो कि RRB 2003 में पूछा गया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। ऑप्शंस है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, प्रकाश का परावर्तन। हमने बताया था दोस्तों, प्रकाश की जब कोई भी किरण किसी भी चिकने पृष्ठ पे या दर्पण पे यानी मिरर पे पड़ती है और टकरा कर वापस लौट जाती है तो इस घटना को कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला प्रश्न भी रेलवे बोर्ड का ही है। 2003 में पूछा गया था, प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो सही उत्तर है दोस्तों निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जैसे जैसे ही प्रकाश की किरणें किसी भी सघन माध्यम से गुजरती हैं, प्रकाश का वेग कम होता जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर निर्वात में सबसे अधिक है तो उससे सघन माध्यम में उसकी चाल और कम हो जाएगी, और किसी ठोस माध्यम में प्रकाश की चाल, जो ट्रांसपेरेंट कोई ठोस माध्यम है, उसमें प्रकाश की चाल और भी कम होती जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। SSC 2003 और JPSC 2003 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल होती है। तो एक चीज़ यहाँ याद रख लेना है दोस्तों, अभी जस्ट हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में कहें, किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रख लें कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। किसी किसी किताब में 8 मिनट 19 सेकंड लिखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है एक प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न पे देखते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जितनी वायु में होती है लगभग उतनी निर्वात में होती है, तो यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने एक टेबल में दिया है कि निर्वात में 3 × 10⁸ है, पानी में उस थोड़ा सा कम हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी जिस तरह से माध्यम सघन होता जा रहा है, प्रकाश की चाल कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB 2004 का प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन है न्यूटन, प्लांक, फैराडे और हाइगेंस। दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने लाइट के लेक्चर में एक प्रिंसिपल्स का एक टेबल दिया था, जिसमें प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से वैज्ञानिकों ने दिया है उसका एक टेबल बनाया था, जिसमें ये था कि कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल ग्रिमाल्डी ने दिया था, और व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस का सिद्धांत थॉमस ने दिया था। तो उसको हम रिकॉल करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पूरा लेक्चर देख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन है डी, हाइगेंस ने। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो PCS 2013 में पूछा गया था, यूपी स्टेट PSC में, कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शंस दिया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अगर आपको याद हो दोस्तों हमारा पुराना लेक्चर, तो इसमें हमने बताया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है।
दोस्तों मैं पहले आपको प्रकीर्णन की घटना को समझाता हूँ। एक बार रिकॉल करिए जो हमारे पुराने लेक्चर्स में था कि जब किसी भी प्रकाश की किरण का जिस भी प्रकाश की किरण का वेवलेंथ कम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि E=hc/λ हमने बताया था कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा। तो जिस तरह की नीली प्रकाश की किरण का वेवलेंथ कम है तो उसका ऊर्जा ज़्यादा होगा, यानी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब प्रकाश की किरणें सूर्य से चल करके वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण, वाष्प के कण, पानी की ड्रॉप बूथ्स जो होती हैं वेपराइज होकर के रहती हैं, तो उनसे टकराने के बाद में उनका स्कैटरिंग होता है, यानी प्रकीर्णन होता है, और वो प्रकाश की किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और आकाश में ही रह जाती है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एसएससी 2013 में पूछा गया था कि पानी से भरे गिलास में आधी डूबी हुई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शंस दिए हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करने की कोशिश करिए जिसमें आपको हमने बताया था कि रिफ्रैक्शन की घटना क्या होती है। उसमें दो माध्यम हमने बताया था कि एक माध्यम सघन माध्यम है, दूसरा एक विरल माध्यम है। यहाँ मान लीजिए पानी है तो पानी एक सघन माध्यम है और हवा है वो विरल माध्यम है। तो आधा पेंसिल जो है हवा में है, आधा पानी में है। हमने उस लेक्चर में बताया था दोस्तों, जब भी कोई भी सिक्का या मछली किसी भी पानी में है तो वो पानी की सतह से थोड़ा सा ऊपर दिखती है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब से थोड़ा ऊपर दिखती है। चाहे वो सिक्का हो, चाहे मछली हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसकी आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब से थोड़ा ऊपर दिखेगी। इसी तरह से पेंसिल जब पानी में डालते हैं, आधा पोर्शन उसका जब पानी में होता है, आधा पोर्शन हवा में होता है, तो जितना हिस्सा उसका पानी में होता है उसका आभासी प्रतिबिंब थोड़ा ऊपर दिखने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि पेंसिल वहाँ से टूट गई है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीरे का टुकड़ा जगमगाता है क्यों? ये यूपीपीएससी 2013 में पूछा गया था। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। दोस्तों हीरे के चमकने में दो घटनाएं आती हैं जो प्रकाश की होती हैं। एक तो रिफ्रैक्शन, जब प्रकाश की किरणें किसी वायु से हीरे में प्रवेश करती हैं, यानी एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसती हैं, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। और हीरे के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन वो दिया नहीं है इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं लगा रहे हैं हम लोग ऑप्शन, इसलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा की सतह से दिन के समय में आकाश कैसा दिखता है? ये एसएससी 2012 में पूछा गया था दोस्तों। चूँकि चंद्रमा की सतह पे कोई वायुमंडल नहीं है तो किसी भी तरह के वाष्प के कण नहीं होंगे, धूल के कण नहीं होंगे, तो प्रकाश की किरणों का जो है स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा, यानी प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, यानी प्रकाश की किरणें बिखर नहीं पाएंगी। चूँकि प्रकाश का नीला दिखाई देना या लाल दिखाई देना प्रकाश की किरणों के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है। जब किसी भी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा यानी स्कैटरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ का आकाश कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, काला यानी ब्लैक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरीचिका किस घटना के कारण होता है? ये यूपीपीएससी 2013 में पूछा गया था। ऑप्शंस दिया है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये ऑप्शन सही है। दोस्तों हम अपने पुराने लेक्चर को रिकॉल करते हैं जिसमें हमने बताया था मरीचिका यानी इल्यूजन कैसे बनता है। रेगिस्तान में पृथ्वी के सतह के आसपास की हवाएं गर्म होकर के विरल माध्यम का निर्माण करती हैं। तो जब कोई ऑब्जर्वर दूर से किसी भी वस्तु को देखता है, यानी मान लीजिए किसी पौधे को देखता है या पेड़ को देखता है, तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहली बार तो उस वस्तु से टकरा करके ऑब्जर्वर के पास तक जाती हैं तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा उस वस्तु का या पेड़ का उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण, क्योंकि सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें
एक सघन माध्यम से होते हुए रेतीले भूमि के पास उस वस्तु तक विरल माध्यम में होते हुए वापस रिफ्लेक्शन के कारण ऑब्जर्वर की आंख पर जाकर के पड़ती हैं। तो उस ऑब्जर्वर को लगता है कि वहाँ पर उसका एक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वहाँ हो सकता है पानी होगा। इसी कारण उसको एक इल्यूजन होता है जिसे मरीचिका कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मरीचिका की घटना किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों एसएससी 2013 में पूछा गया है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो सही उत्तर है दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। हमने लाइट के चैप्टर में कवर किया था कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपतन कोण का मान अगर बढ़ाते जाएं और क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। अगला प्रश्न भी एसएससी 2013 का है दोस्तों। उसमें पूछा गया था कि कौन सा अपवर्तन की घटना का कारण नहीं है। ऑप्शन है रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का उसकी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना, सूर्य का अपने वास्तविक समय से कुछ मिनट पहले दिखाई देना, सूर्य का सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। तो एक एक घटना को हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली घटना है रात में तारों का टिमटिमाना। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि तारों का टिमटिमाना केवल अपवर्तन की घटना के कारण होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगली है सूर्य की उसकी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना। यह घटना भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन के कारण ही जल में यानी पानी में पड़ा हुआ सिक्का या कोई भी वस्तु उससे ऊपर दिखाई देती है। और सूर्य का वास्तविक समय से कुछ मिनट पहले दिखाई दे देना और कुछ मिनट बाद तक सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देना, ये भी अपवर्तन की घटना है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये प्रकीर्णन की घटना है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना अपवर्तन की घटना का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों एसएससी 2013 में पूछा गया है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का लाल रंग किस कारण दिखाई देता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है कि प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न दोस्तों आरआरबी 2004 का है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों बैगनी, क्योंकि हमने पहले देखा था कि इस इंद्रधनुष के रंग के विक्षेपण को समझने के लिए एक प्रिज्म पर जब कोई भी व्हाइट लाइट पड़ती है यानी सफ़ेद प्रकाश पड़ता है तो उसमें 7 रंगों में बिखर जाता है और सबसे ज़्यादा बैगनी रंग अपनी रास्ते से विचलित होकर के सबसे नीचे की तरफ चला जाता है, उसको कहते हैं विक्षेपण। तो यानी सबसे ज़्यादा रंग का विक्षेपण कौन से रंग का होता है? बैगनी रंग का, और सबसे कम लाल रंग का। इसलिए यहाँ पे इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होगा? बैगनी रंग का। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है दोस्तों एसएससी 2013 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से फोटान किसका मात्रक है। ऑप्शन है विद्युत, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और लंबाई। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, गुरुत्वाकर्षण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? बी प्रकाश। तो फोटान किसका मात्रक है? प्रकाश का। अगला प्रश्न है दोस्तों AIAS 2009 में पूछा गया था, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है नीला, हरा, पीला, लाल। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमने याद किया था विबग्योर में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नीचे से आता है बैजानी, हपी, नाला करके भी याद किया था। तो वैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जिसका होगा उसका ऊर्जा उतनी कम होगी। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है तो उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। जैसे ही लाल रंग से नीचे बढ़ेंगे नारंगी की तरफ, पीले की तरफ, हरे की तरफ, तो तरंग दैर्ध्य कम होता जा रहा है, तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा बैगनी की होगी, लेकिन बैगनी ऑप्शन में दिया नहीं है। तो उसके ऊपर जामुनी की होगी, तो वो भी नहीं दिया है। तो उसके बाद किसकी होगी? नीले की। तो नीला ऑप्शन दिया है, इसलिए इन सभी ऑप्शंस में दिया गया जो आंसर है
वो नीले का है, नीले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो नीले रंग की प्रकाश की ऊर्जा ये दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण है। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो सही उत्तर है दोस्तों बैगनी। जैसा कि ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए एक चित्र में क्या दिख रहा है कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी है, लाल की, और सबसे कम किसकी है, बैगनी की। तो इस ऑप्शन में और एक क्रम भी है, बैगनी से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जामुनी की, उससे ज़्यादा नीले की, उससे ज़्यादा हरे की, उससे ज़्यादा पीले की, फिर नारंगी की, और सबसे ज़्यादा लाल की होती है। तो ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी 2003 में पूछा गया है कि सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि जब किसी भी प्रिज्म पर प्रकाश की लाइट पड़ती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है। तो उसको क्या होता है, आंसर इसका क्या सही है, 7, डी 7 सही है। अगला क्वेश्चन भी आरआरबी 2003 का है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। तो दोस्तों इस घटना को समझने के लिए समझ लीजिए कि अगर प्रकाश की किरण को कहीं पे भी स्कैटरिंग के लिए कोई वातावरण नहीं मिलेगा, यानी प्रकीर्णन के लिए कोई वातावरण नहीं मिलेगा, तो काले रंग का दिखाई देगा। यही कारण है कि जब चंद्रमा पे चूँकि वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर भी जो है आकाश किस तरह का दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसलिए चंद्रमा के सतह से जब हम आकाश को देखते हैं तो वो भी काला दिखाई देता है। तो इसलिए सही उत्तर इसका दोस्तों डी काला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है, प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण निर्धारित किया जाता है। ऑप्शंस हैं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से, प्रकाश के वेग से, प्रकाश की तीव्रता से, प्रकाश के आयाम से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से। आपने देखा कि अलग अलग प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, जबकि प्रकाश का वेग सभी रंगों के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी दिल्ली एसआई 2007 में पूछा गया है, तरणताल अपने वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, क्यों। इसका कारण अभी दोस्तों हमने बताया है कि इसमें ऑप्शंस हैं प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन की घटना के कारण ही किसी भी तालाब में मछली का आभासी प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देना, ये सब घटनाएं इसी के कारण होती हैं। इसीलिए वास्तविक गहराई से भी कम गहरा तालाब का दिखाई देना, आधे पानी से भरे गिलास में पड़ी हुई पेंसिल टूटी हुई दिखाई देना, ये सब घटनाएं किस पे आधारित हैं, प्रकाश के अपवर्तन पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसएससी 2011 और 2013 में 2 बार पूछा गया है कि एक तालाब के किनारे खड़े मछुआरे को मछली मारने के लिए निशाना लगाना चाहिए। मछली दिख रही है उससे ऊपर, मछली दिख रही है उससे नीचे, मछली पर सीधे, इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों मछली जहाँ दिख रही है उससे थोड़ा नीचे, क्योंकि जो मछली उसको दिख रही होगी उसका आभासी प्रतिबिंब दिख रहा होगा और वो उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखती है। तो इसलिए मछली का शिकार करने के लिए उसको जहाँ पे उसको मछली दिख रही है उससे थोड़ा सा नीचे उसको शिकार करने के लिए निशाना लगाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस 2013 का प्रश्न है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसका सही कारण है अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण। चौथा सही उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1, 2, 3 तीनों घटनाएं होती हैं, क्योंकि जो भी रेनबो बनने का घटना होता है उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ये तीनों एक साथ होती हैं, जिससे गाढ़ इंद्रधनुष बनती है। तो सही उत्तर है दोस्तों अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण, ये तीनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। इसलिए उत्तर डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस 2007 में आया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन अ है खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। कथन ब है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ऑप्शंस हैं दोस्तों अ ब दोनों सही है, ब अ का सही व्याख्या है। अ ब दोनों सही है लेकिन ब अ की सही व्याख्या नहीं है। अ सही है तथा ब गलत है, अ गलत है तथा ब सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, अ और ब दोनों सही है तथा ब अ की सही व्याख्या है। क्योंकि दोस्तों जब भी लाल रंग का निशान इसलिए बनाया जाता है कि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तो उसको दूर से ही दिखाई देगा, उस पर रिफ्लेक्शन अगर किसी भी प्रकाश की लाइट पड़ती है तो दूर से ही वो दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पीसीएस 2003 का है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गैलीलियो, इसलिए ऑप्शन बी सही है।
अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, IAS 2009 में आया है और PCS 2008 में आया है कि किसी तारे के रंग का पता निम्नलिखित में से किससे चलता है? भार से, आकार से, ताप से, दूरी से। तो सही उत्तर है दोस्तों सी, ताप से, क्योंकि जब किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो एक अलग तरह का प्रकाश देता है या लाल रंग का प्रकाश देगा। आप किसी एक लोहे की राड को गर्म करते हैं और पूरी तरह से अंधेरा कर दीजिए तो लाल जो राड होगी उसके आसपास एक तरह की लाइट आएगी, यानी प्रकाश की किरणें कुछ आएंगी। इसी तरह से जब किसी भी फिलामेंट को हम गर्म करते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलती है। तो इस तरह से ताप के कारण ही किसी भी तारे का रंग पता चलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यूपी PCS 2013 का है। निम्नलिखित में से 3 मूल रंग हैं। ऑप्शन है हरा पीला लाल, लाल पीला नीला, नीला लाल हरा, हरा नीला पीला। तो सही दोस्तों उत्तर इसका है RBG। हमने सुना भी होगा, RBG मॉनिटर होते हैं जो कभी कभी कंप्यूटर या लैपटॉप में RBG मॉनिटर लगे होते हैं। तो इसमें R से रेड, B से ब्लू और G से ग्रीन। तो जिसमें लाल, हरा और नीला जिसमें हो, लाल हरा नीला किसमें है? सी में है, नीला हरा लाल। तो सही उत्तर दोस्तों कौन सा होगा? सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यूपी PCS 2005 का है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मोतियाबिंद में, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, दोनों में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, निकट दृष्टि दोष में। तो कम वाला कम के पास, ज़्यादा वाला ज़्यादा के पास। तो अवतल में है निकट और उत्तल में है दूर दृष्टि दोष, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों BPSC 1999 और 2004 में 2 बार पूछा गया है। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में आता है? तो अभी जस्ट पीछे हमने बताया कि दूर में उत्तल और निकट में अवतल। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है क्या है? बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न दोस्तों RRB 2005 और 2004 2 बार पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए लेंस होगा। अभी निकट के लिए कौन सा होगा दोस्तों? अवतल। दूर के लिए कौन सा होगा? उत्तल। तो इसका सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? ए, अवतल, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में पूछा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आविष्कार किसने किया था? इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों आइंस्टीन ने। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी हब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इसके अलावा दोस्तों चाइना भारत के संबंधों को देखते हुए चाइना की जिस तरह से भारत के प्रति रुख बदल रहा है, उसके चलते हमारा अनुरोध है कि आप चाइनीज़ वस्तुओं का इस्तेमाल कम से कम करें, और नहीं करें तो सबसे अच्छा है उसका बहिष्कार करें। बहुत सारे मोबाइल चाइनीज़ ऐप हैं, अगर हो सके तो उसका बहिष्कार करिए, उसको अनइंस्टॉल करिए, उसका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि इससे बहुत सारे पैसे भारत से कमा करके चाइना ले जा करके अपनी सेनाओं पर खर्च करता है और उनकी सेनाएं फिर हमारी सेनाओं के साथ बहुत सारे मोर्चों पे प्रतिरोध का सामना करती हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।